अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने पेपर 4 स्टार्ट किया हुआ है। बेसिकली हर पेपर के हमने 4 पार्ट डिवाइड किए थे, लेकिन स्टूडेंट्स के कहने पे मैंने एमसीक्यूज़ बढ़ा दिए, तो इस पेपर के टोटल 3 पार्ट होंगे। आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं। पहले 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 60 एमसीक्यूज़ डीपली डिस्कस किए थे। आज हमने 61 to 100 एमसीक्यूज़ करने हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जितने भी हम पास पेपर कर रहे हैं इन सब में मिस्टेक्स हैं, चाहे ट्रस्टेड आइटम बैंक के पेपर्स हैं या फिर परवेज़ इकबाल साहब की बुक से हैं, तो सब बुक्स में ही हर पेपर में ही मिस्टेक्स हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको करेक्ट करवा दूं। अब टेस्ट की डेट भी अनाउंस हो गई है, बट ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि कंटिन्यूअस जो मेहनत होती है वही रंग लाती है। तो सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। आप में से कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, तो डिसहार्ट नहीं होना। तो ये सिलेबस जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए एंड हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की सीट के लिए, ठीक है, एंड लेक्चर एजुकेशन सब के लिए ये सेम होता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की सीट्स भी इंशाल्लाह मुतवक्के हैं आ जाएंगी, तो अपनी मेहनत जारी रखें। तो आज हमने स्टार्ट करना है 61 से एंड द स्टेटमेंट इज़ दिस स्टाइल यूजेस द मैक्सिमम टीचर टॉक टाइम एंड गिव द लिटिल रूम फॉर द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ये डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं। इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स बोलता है, ठीक है, एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के लिए कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा कि फॉर्मल अथॉरिटी। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड टीचर एक्ट्स एज अ गाइड टू असिस्ट द स्टूडेंट्स इन अप्लाइंग द नॉलेज इनटू अ सिमिलर सिचुएशन। यहाँ पे टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा डिमॉन्स्ट्रेटर। नेक्स्ट है टीचर बिलीव दैट स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट थ्रू एक्टिविटीज़। ये टीचर्स का यकीन है कि स्टूडेंट तब अच्छा सीखते हैं, लर्न करते हैं किसके ज़रिए, वो एक्टिविटीज़ के ज़रिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, फैसिलिटेटर होगा टीचर, ठीक है, एंड 63 का ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है डिवेलप्स द क्रिएटिविटी रिसर्च स्किल्स एंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी बनेगा डेलीगेटर। एंड द नेक्स्ट इज़ द टीचर इन्वाइट्स द लर्नर टू शेयर द केस। शेयरिंग है, कोलैबोरेशन आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेटर होगा, वो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इज़ अ रूम इन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन विच द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस, ठीक है, यहाँ पे क्लासरूम बनेगा। क्लासरूम में क्या होता है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, एक लर्निंग एंड टीचिंग वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है टीचर प्लेसेस फर्म लिमिट्स एंड कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। अब 67 से लेके 70 तक ये 4 स्टाइल दिए गए हैं। ये मैनेजमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पे अथॉरिटेरियन है, सेकंड इज़ अथॉरिटेटिव, थर्ड इज़ परमिसिव एंड द लास्ट इज़ इंडल्जेंट। ये 4 क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं कि क्लास को मैनेज करना है, आप कौन सा वाला स्टाइल यूज़ करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में ही बताए गए हैं 4 एमसीक्यूज़। फर्स्ट है द टीचर प्लेसेस द फर्म लिमिट्स एंड कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। फर्म लिमिट्स मीन मजबूत किस्म की पाबंदियाँ, ठीक है, एंड कंट्रोल स्टूडेंट्स पे होता है, तो ये ऑप्शन ए बनेगा अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में क्या होता है, नो पार्टिसिपेशन फ्राम द स्टूडेंट्स, क्वाइट क्लासरूम होता है, नो इंटरप्शन होती है, ठीक है, लर्नर पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, एंड कोई प्रैक्टिस नहीं होती कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो हर चीज़ नो में आती है कि स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ भी नहीं करने दिया जाता। तो ये ऑप्शन ए होता है अथॉरिटेरियन। ये फर्स्ट स्टाइल है क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, ये फर्स्ट हो गया। एंड नेक्स्ट एमसीक्यूज है टीचर प्लेसेस द फर्म लिमिट्स एंड कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट बट एट द सेम टाइम इनकरेजेस द इंडिपेंडेंस। इसमें पार्शल आ जाता है कि कंट्रोल भी है, लिमिट्स भी हैं, ठीक है, बट वो क्या करता है, इनकरेज भी करता है। तो ये अथॉरिटेटिव स्टाइल होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें मीन्स ये है कि अगर एक स्टूडेंट बात कर रहा है, उसने बीच में बोल दिया है, टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे ने बीच में बोल दिया है, तो क्या करेगा, तो उसको वार्निंग भी देगा, ठीक है, मीन्स पार्टिसिपेट करने भी देता है एंड लिमिट्स भी रखता है, तो ये अथॉरिटेटिव बनेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टाइल है द स्टाइल इज़ करेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, द इन्वायरमेंट इज़ नॉट डिसिप्लिनरी, देयर आर फ्यू डिमांड्स ऑन द स्टूडेंट्स एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम। ये थर्ड स्टाइल है क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल का। परमिसिव इज़ द बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है, फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्लासरूम नॉइजी होगा,
डिसिप्लिन नहीं होगा इतना, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट इज़ द स्टाइल प्रेजेंट एंड इन्वायरमेंट वेयर नो डिमांड्स ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ एनी सॉर्ट। ये फोर्थ स्टाइल है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, in this technique teacher will demand the students attention before you begin and wait until everyone has settled down। प्रीवियस जो 4 MCQs हमने किए हैं वो क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल के थे, उसमें 4 स्टाइल्स थे, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव एंड इंटेलिजेंट, ये 4 थे। एंड नेक्स्ट ये 3-4 MCQs हैं, इसमें क्या है, ये टेक्निक्स हैं फॉर द बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। इस स्टेटमेंट में है, इन दिस टेक्निक टीचर विल डिमांड द स्टूडेंट्स अटेंशन। वो क्या करता है, स्टार्ट करने से पहले कोई भी लेक्चर, कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले वो क्या करता है, सबकी स्टूडेंट्स की अटेंशन लेता है यहाँ तक कि हर एक ठीक से सेटल डाउन हो जाए। तो पूरी इसमें इसे जो टेक्निक है उसको नाम दिया जाता है फोकसिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ए बनेगा। नेक्स्ट है, टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स क्लियरली व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन दैट पीरियड। टीचर आके फ़ौरन से स्टूडेंट्स को बता देता है क्लियरली कि आप क्या करने जा रहे हैं, इस पीरियड में क्या सीखने जा रहे हैं, जो उसने पढ़ाना होता है, ठीक है, कि व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये सेकंड टेक्निक है फॉर द बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट की। यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, द टीचर मूव्स अराउंड द रूम वाइल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग। टीचर मूव करता रहता है रूम में जबकि स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं। ये मॉनिटरिंग है, मॉनिटर कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। इस टेक्निक को नाम दिया गया है मॉनिटरिंग का, एंड इट इज़ द थर्ड टेक्निक, ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है, मैकडॉनल्ड सेज वैल्यूज़ आर काट नॉट टाट। ये मॉडलिंग, यहाँ पे मॉडलिंग इसलिए कहा गया है कि जब हम टेक्निक्स पढ़ते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की तो डिफरेंट टेक्निक्स है, फोकसिंग है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, मॉनिटरिंग है, नॉन वर्बल क्यूइंग है, मॉडलिंग है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल है। तो यहाँ पे क्या है, ये मॉडलिंग में आता है कि मैकडॉनल्ड सेज वैल्यूज़ आर काट, ठीक है, नॉट टाट, ये मॉडलिंग में आता है। एंड इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल। आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है एंड सिग्नल्स हैं, ये कहलाता है नॉन वर्बल। ऑप्शन ए बनेगा, नॉन वर्बल। एंड ये भी एक टेक्निक है कि नॉन वर्बल क्यूइंग की केयरफुल यूज़ होना चाहिए सिग्नल्स का, गेस्टर्स का। नेक्स्ट है, डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दैट इनकम्पेसेस नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड। बेसिकली एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हमारा मेंटल सारा कुछ आ जाता है, हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, हमारा नॉलेज है, हमारी मेमोरी है, सारा कुछ माइंड से जो कुछ होता है वो कॉग्निटिव डोमेन में आता है। अफेक्टिव डोमेन में हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। एंड साइकोमोटर डोमेन में प्रैक्टिकल चीज़ आ जाती है, प्रैक्टिकल कोई चीज़ परफॉर्म करना, वो प्रैक्टिकल साइकोमोटर डोमेन में आता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की एक डोमेन है जिसमें क्या होता है, नॉलेज एंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो वो कहलाएगा कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट है, राइटिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स ऑन अ सेपरेट इंडेक्स कार्ड्स इज़ कॉल्ड। इसमें इंडेक्स कार्ड यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग द टेस्ट आइटम्स, अरेंजिंग द टेस्ट आइटम्स, रिव्यूइंग द टेस्ट आइटम्स। यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये इंडेक्स कार्ड्स जस्ट एजुकेशन में नहीं, हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल कार्ड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जनरल डायरेक्शंस फॉर ऑफ टेस्ट शुड इंक्लूड। जो जनरल डायरेक्शंस होती हैं इसमें क्या होता है, ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, S इज़ इक्वल टू R माइनस डब्ल्यू इज़ फार्मूला यूज टू करेक्ट द गैसिंग इन। ये गैसिंग करेक्शन फार्मूला है। बेसिकली जो फार्मूला है वो बता देती हूँ कि S इज़ इक्वल टू R माइनस डब्ल्यू ओवर N माइनस 1। R इज़ द राइट आंसर्स, W इज़ द रॉन्ग आंसर्स एंड डिवाइडेड बाय N माइनस 1। तो N क्या है, टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेटिव, जो भी अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब यहाँ पे नीचे N माइनस 1 नहीं दिया गया, जस्ट क्या दिया गया है, S इज़ इक्वल टू R माइनस डब्ल्यू। मीन्स क्या हुआ, नीचे n को क्या पुट किया है कि वो बिल्कुल ही नीचे वाला डिनोमिनेटर बिल्कुल ही स्किप हो गया यहाँ पे। तो बेसिकली फार्मूला क्या है, S इज़ इक्वल टू R माइनस डब्ल्यू ओवर कैपिटल N माइनस 1। तो यहाँ अगर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे D दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये रॉन्ग आंसर है। आप अपनी करेक्शन कर लें, अगर आपके पास ये बुक है तो वहाँ पे करेक्ट कर लें, नहीं तो आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो वहाँ पे करेक्ट कर लें। अपने पास नोट कर लें कि ये ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अल्टरनेट रिस्पॉन्स एटम्स। अल्टरनेट रिस्पॉन्स एटम्स क्यों कहा है,
कि अल्टरनेट रिस्पॉन्स में क्या होता है, ट्रू फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है, या सही हो गया या गलत हो गया, तो ट्रू होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट। तो अगर हम फार्मूले में पुट करके देखें कि नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में n-1, टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज -1, तो अल्टरनेट रिस्पॉन्स कितने होते हैं, या सही है या गलत है, ट्रू फॉल्स 2 हो गए, ठीक है। तो हमने जब 2-1 किया, n की जगह 2 पुट किया, तो 2-1 वो क्या बन गया, 1। तो अगर मैथ बच्चों को आती है तो उनको पता होगा कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाएं या ना लगाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट में भी s = r-w दिया गया, नीचे 1 नहीं लिखा गया, डायरेक्ट उन्हें उसका आंसर दिया है। तो यहाँ पे अल्टरनेट रिस्पॉन्स एटम्स आएगा, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है s = r-w/3 is a formula used to correct guessing in multiple choice atoms having dash options। अभी मैंने फार्मूला बताया कि s = r-w/n-1। अब यहाँ पे n-1 भी नहीं दिया गया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया गया है। तो माइनस हमने 1 करना होता है कि तो n कितना होगा, जब उसमें से 1 को माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, ज़ाहिर सी बात है n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो 4 ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा 4। जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, n-1 मीन्स n को 4 पुट किया, 4 में से 1 चला गया, स्किप हो गया, माइनस कर दिया, तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ ए स्कोर विद 100 इज़ कॉल्ड। ये हम परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्कोर का रिलेशनशिप 100 के साथ होता है, परसेंटेज में आएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट इज़ रॉ स्कोर्स ऑफ टेस्ट आर। जो रॉ स्कोर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है, रॉ स्कोर्स होते हैं किसी भी टेस्ट के, वो डाटा कहलाता है। एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारे काम की चीज़ होती है वो हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी रॉ स्कोर आएगा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, जो चीज़ भी रॉ में आएगी वो हमारा डाटा कहलाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डाटा अरेंज्ड इन ग्रुप्स आर क्लासेस इज़ कॉल्ड। जब भी डाटा को अरेंज किया जाता है ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, तो वो ग्रुप डाटा बन जाता है, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ स्कोर्स बाय देयर नंबर इज़ कॉल्ड, ऑप्शन ए मीन। मीन की डेफिनेशन भी यही है कि सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, ठीक है। जितने भी नंबर दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये ऐड करके इनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर पे। टोटल नंबर कितने थे, 4 हैं, 5 हैं, हम उनको काउंट कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, मीन बनेगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द नंबर डिवाइडिंग द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द टोटल स्कोर्स आर लेस देन दैट नंबर वेयर एज अदर हाफ स्कोर्स आर मोर देन दैट नंबर इज़ कॉल्ड। ये इतनी स्टेटमेंट में जाने के बजाय अगर आपको ये पता हो कि मीडियन क्या है, कि मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेजर है, ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी भी डाटा को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मिड पॉइंट जो भी होगा तो वो पूरे डाटा को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड्स हैं वो यही हैं कि जो स्टार्ट में लिखा हुआ है द नंबर डिवाइडिंग द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बस कि ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिकली 3 मेजर्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। थर्ड नंबर पे मोड को भी डिफ़ाइन कर देती हूँ। आज के इस पेपर में ऐसा कोई MCQs है नहीं मोड के हवाले से। मीन का भी हमने कर लिया, मीडियन का भी कर लिया। मीन का है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, एंड मीडियन इज़ द नंबर डिवाइडिंग द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मोड रह गया है, मोड को भी डिफ़ाइन कर देती हूँ। मोड क्या है कि कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट जो ज़्यादा टाइम आ रहा है, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं कोई चीज़ कितनी बार आई है, मीन्स के 8-9 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, उनमें 2 नंबर सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है, 3 टाइम 2 है, बाकी 1 में लिखे हुए हैं, एक दफ़ा लिखे हुए हैं, तो ज़्यादा अक्रेंस किसकी होगी, ज़्यादा कौन आया है, 2 आया है, तो हमारा क्या बनेगा, मोड के नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। मोड 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज़ सेड बाय, ऑप्शन ए प्लाटो, आइडियलिज्म के फाउंडर हैं ये। आइडियलिज्म में क्या है, द अल्टीमेट रियलिटी इज़ माइंड एंड सोल, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड इज़ नथिंग। तो यहाँ पे क्या है, रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज़ सेड बाय
प्लाटो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ रिलीजियस एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑप्शन सी बनेगा सोरेन किरकेगार्ड। नेक्स्ट है प्लाटो रोड द फेमस बुक द रिपब्लिक, ऑप्शन बी है, इन्होंने बुक लिखी थी द रिपब्लिक। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन वाज गिवन बाय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने दिया था। एंड द नेक्स्ट इज द ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल डाइड इन, ऑप्शन ए 322 BC, 322 BC। नेक्स्ट है अरिस्टोटल बिलोंग्स टू ग्रीस, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट है द रियलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय, रियलिज्म के फाउंडर हैं अरिस्टोटल, ऑप्शन बी। एंड द नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी मोड्स ऑफ एजुकेशन, बेसिकली एजुकेशन के 3 मोड्स हैं, 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नेक्स्ट है ए बाइट ऑफ रियल लाइफ दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन स्कूल इज़ कॉल्ड, हमारी एक्टिविटी होती है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हटचिन गेव द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पे हटचिन लिखा हुआ है, आप करेक्ट कर लें, हटचिन है, ठीक है, रॉबर्ट हटचिन गेव द कंसेप्ट ऑफ लिबरल एजुकेशन, लिबरल आर्ट्स का इन्होंने कंसेप्ट दिया था, लिबरल एजुकेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट इज़, कि नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ग्रेट मेथड है टीचिंग का वो क्या है, प्ले वे है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स, अब यहाँ भी ऑप्शन ये गलत दिया गया, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कि आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, किसी भी मुल्क का जो एजुकेशनल डिसिप्लिन होता है वो रिफ्लेक्ट करता है उस मुल्क की आइडियालॉजी को। तो यहाँ पे क्या किया गया, एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स का क्या आएगा, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये आप नोट करते जाएं साथ साथ कि काफ़ी सारे वो कन्फ्यूजन आ रही है बच्चों में, ग्रुप्स में भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो उनमें पूछ रहे होते हैं कि इसका क्या ऑप्शन है, इसका क्या ऑप्शन है, तो साथ साथ आप करेक्ट करते जाया करें। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स द आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है हु से परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज, पेरेनियलिज्म ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलासफी एम्स एट, कि बीइंग साइंस ऑफ विजडम फिलासफी का एम क्या है, सर्च फॉर द रियलिटी, सर्च फॉर द रियलिटी। एंड नेक्स्ट है फिलासफी लिटरली मीन्स, फिलासफी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फिला एंड सोफिया मीन्स लव एंड विजडम, तो क्या बनेगा, लव फॉर विजडम। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिलासफी लिटरली मीन्स लव फॉर द विजडम। आज हमारा पेपर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।